नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई बार लोग अपने निजी कारणों से अपने धर्म को बदलकर किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। तो अन्य धर्म को अपनाने के बाद वो लोग ये भी चाहते हैं कि उनको मूल जाति के अंतर्गत जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो रिजर्वेशन उन्हें तब भी मिलता रहे जबकि वो एक नया धर्म अपना लेते हैं। और इसी पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या ईसाई बनता है तो उस पर भी उन्हें एससी का जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। और इसके लिए कुछ दलीलें भी दी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जाता है, अगर वो मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसे एससी कैटेगरी का जो आरक्षण है वो देना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि 1950 का संविधान आदेश किसी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है क्योंकि छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था कुछ हिंदू जातियों को पिछड़ेपन की ओर ले जाती हैं, जबकि ईसाई और इस्लामी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि ईसाई और मुस्लिम समाज को इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि धर्म परिवर्तन की ऐसी जो बहुत ही आम घटनाएं हो रही हैं तो उस पर क्या रिजर्वेशन जिस प्रकार से जिस कैंडिडेट को मिलता रहा है उसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो ये फैसला बहुत ही अहम है क्योंकि इस पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसका रिजर्वेशन जो उसको मिल रहा था अपने मूल धर्म में तो क्या अन्य धर्म को अपनाने पर भी मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए, धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को एससी की तरह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह बात कही है। सरकार ने यह शपथ पत्र एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया जिसमें मांग की गई है कि आरक्षण का लाभ ईसाई और मुसलमान बने दलितों को भी मिले। याचिका जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आलोक में दायर की गई है जिसमें यह अध्ययन किया गया था कि अन्य धर्मों के दलित भी ऐसी ही अयोग्यता झेलते हैं जैसे हिंदू दलित अनुभव करते हैं। तो याचिका में कहा गया है कि SC/ST आयोग ने भी इस तरह की राय व्यक्त की है और इस याचिका पर जस्टिस यस के कौल की पीठ ने 30 अगस्त को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो बात कही है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों याचिकाकर्ता का तर्क क्या था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था कि अन्य धर्मों के जो दलित होते हैं वैसे वो लोग भी ऐसी ही अयोग्यता झेलते हैं जैसे हिंदू दलित अनुभव करते हैं, इसलिए उनको भी ये जो आरक्षण है इसका लाभ मिलना चाहिए। तो 1950 का संविधान आदेश भेदभाव वाला है। यह ईसाई बनने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं देता है, जिस पर सरकार का पक्ष ये था कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट फील्ड स्टडी पर आधारित नहीं थी। आयोग की राय बेहद संकुचित थी और इसमें यह ध्यान नहीं दिया गया कि मौजूदा एससी सूची में इन्हें जोड़ा गया तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये फैसला वाकई बहुत ही अहम है और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि जानना चाहते होंगे कि अगर कोई इस प्रकार का मामला सामने आता है तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं इस टॉपिक पर आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन रख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्हें अस्पृश्यता जैसे सामाजिक कलंक का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए ऐसी मांग वाली जो याचिका है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि अनुसूचित जाति की स्थिति की पहचान एक विशिष्ट सामाजिक कलंक और इससे जुड़े पिछड़ेपन के आसपास केंद्रित है, जो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत मान्यता प्राप्त समुदायों तक सीमित है। 1950 के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण का संवैधानिक अधिकार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को दिया गया है। केंद्र सरकार ने ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरित दलितों को आरक्षण का लाभ देने के निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर यह लिखित प्रतिक्रिया दायर की है।
शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को केंद्र से दलित ईसाइयों की राष्ट्रीय परिषद और अन्य की जनहित याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान आदेश 1950 ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित था, जिसमें स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि ईसाई या इस्लामी समाज के लोगों ने कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है। तो ये जो डिसीजन है ये काफ़ी अहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर 10 साल पुराने आधार का कराना होगा सत्यापन। तो नाम और पता के सबूत वाले दस्तावेज अपडेट कराने होंगे, यानी कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो 10 साल पुराना हो जाता है तो उसको अपडेट करने के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। और ये भी है कि ये अपडेशन अभी कंपलसरी नहीं है, मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं तो 10 साल के बाद अपना डेटा वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है। इसके लिए अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर यानी कि ऑनलाइन भी आप अपना सुधार स्वयं कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप चाहें तो किसी आधार सेंटर पर भी जाकर अपने जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसको अपडेट करवा सकते हैं। 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं अब तक देश में। और इसी के साथ एक खबर और भी है कि फ़ोन से अनारक्षित टिकट बुकिंग शुरू। कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर से निकलते हैं किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए तो आप जनरल टिकट यानी कि अनारक्षित टिकट आपको लेना पड़ता है। वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि घर से निकलने में आपको थोड़ी सी देरी हो जाती है, या फिर आप इन लंबी लाइनों में वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये जो टिकट होता है रिजर्वेशन का उसको आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो जनरल टिकट होता है उसकी बात हो रही है, लेकिन इसके लिए शर्त लगा दी गई है कि स्टेशन से 20 किलोमीटर पहले ही आप ये जो टिकट है उसको बुक कर सकेंगे। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पहले से लेकर 5 किलोमीटर पहले तक बीच में कहीं पर कोई भी दूरी होगी वहाँ पर आप इसको बुक कर सकेंगे। और ये जो टिकट होगा ये आपके मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा और बिल्कुल मान्य रहेगा। तो इसके लिए आपको रेल यात्री यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद जो जीपीएस है उसके एक्सेस को यहाँ पर आपको परमिशन देनी होगी। इसके बाद आप यूज़र आईडी बनाएंगे और फिर आसानी से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगा, टिकट भी आपके मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी सुविधा है और फ़ोन से भी अब जो अनारक्षित टिकट होते हैं, जनरल टिकट होते हैं, उसको आप बुक कर पाएंगे। इस पर एक डेमो वीडियो मैं बना दूंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ऐसा जो टिकट होता है उसको किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन से बुक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पीईटी में अव्यवस्था पर आयोग और राज्य सरकार का जवाब तलब। 15 और 16 अक्टूबर को पीईटी की परीक्षा हुई थी और इसके बाद एक जो धांधली जो अव्यवस्था हुई थी, मतलब आने जाने में जो लोगों को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र थे वो काफ़ी दूर बनाए गए थे, इसमें काफ़ी आफादाफी हुई थी। तो अब ये मामला जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका है और एक स्थानीय वकील ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि लगभग 37.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन 12.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। क्योंकि उनकी जो परीक्षा थी वो बहुत दूर के जनपदों में थी। तो ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, या तो उनकी परीक्षा करवाई जाए या तो उनकी फ़ीस जो है वो वापस की जाए। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को की जाएगी। याचिका का कहना था कि इस बार करीब 37.5 लाख अभ्यर्थियों में लगभग पौने 13 लाख 12,46,000 जो अभ्यर्थी थे वो अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो और कई अभ्यर्थियों को चोटिल भी हुए, कई लोगों को चोट भी लगी और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो याची ने इसकी न्यायिक जांच की गुजारिश कर दी है। और लोक सेवा आयोग की बीईओ भर्ती में किया गया था फर्जीवाड़ा, फर्जी प्रमाण पत्र लगाया, 21 माह बाद चयन रद्द हुआ। तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की जो पिछली भर्ती हुई है जिसमें कुल मिला के 309 पद थे, तो उसमें एक चयन ऐसा हुआ था 21 महीने बाद उसको निरस्त किया गया है। तो देखो यहाँ पर 30 जनवरी 2021 को घोषित जो परिणाम था उसके 21 महीने के बाद UPSSC ने एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार मुख्य सूची में 308 नंबर पर चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोंड
कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अनुसूचित जनजाति का न होने के कारण उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह पर एक नए व्यक्ति पूरन सिंह का नाम जो है औपबंधिक रूप से संस्तुत कर दिया गया है। और यहाँ पर टॉपर भी था फ्रॉड। तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई थी उसमें जिसने टॉप किया था तो उसका जो बीएड का सर्टिफिकेट था वो फ्रॉड था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो टॉपर बना था व्यक्ति तो उसने क्या किया था कि वो बीएड नहीं था, उसने डीएलएड किया हुआ था और डीएलएड की मार्कशीट को उसने बीएड की मार्कशीट में बदल दिया था और आवेदन किया था। अब काफ़ी मेहनत किया होगा इसने तभी तो टॉप कर पाया और फिलहाल बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो लोग थोड़ी सी भी मतलब चाहते हैं कि गलती अगर आपसे होगी तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, इन शॉर्ट आप यही समझिए। टैबलेट न देने वाले संस्थानों की जुटाई जा रही जानकारी, 350 अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनको टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए अब जांच की जा रही है। शिकायत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर जो अभ्यर्थी अगर उनको लगता है कि उनके कॉलेज में या संबंधित संस्था में टैबलेट का वितरण हो चुका है और उनको नहीं दिया गया है तो इसके लिए वो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद ये जांच की जाती है। तो अब तक प्रयागराज में लगभग कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग 350 से ज़्यादा हैं जिन्होंने इस प्रकार की शिकायत की है और अब जिन संस्थानों की शिकायत की गई है उनकी जांच की जा रही है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक में एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए कट ऑफ भी जारी हो चुकी है और कट ऑफ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और देखने के बाद एडमिशन की जो प्रक्रिया है उससे भी आप अवगत हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम है www.eco मतलब ecounseling.in। ठीक है, इस पर जाकर आपको अपनी जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।